बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राइका के साथ मैं और फ़ारूक बंगश आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इमरान खान ने इतवार के रोज़ महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज की कॉल दी है। क्या एहतजाज से महंगाई को रोका जा सकता है या ये सिर्फ सियासी दाव पेच आजमाया जा रहा है? FATF ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलने से क्या हमारे माशी मसाइल जो हैं वो कम हो सकेंगे? कराची में ज़िमनी इंतखाबात ने इलेक्शन कमीशन का पोल खोल कर रख दिया है। मशरक़ वस्ता में जो बाइडन अगले माह एक अहम दौरा कर रहे हैं और इसमें इसराइल, इंडिया और अमेरिका और मुत्तहिदा अरब अमारात का एक नया अलायंस मार्ज़ वजूद में आ रहा है। इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। जी फारूक बंगई साहब, इतवार को होने वाला एहतजाज कैसा होगा? इतवार को होने वाला एहतजाज ठीक ही होगा। मेरे ख्याल में इमरान साहब ने जो है ना अभी कोई स्ट्रेटेजी चेंज की है कि कोई एक तो वाज़े इजाज़तनामा नहीं मिला है अभी तक, ठीक, लीगल कवर नहीं मिला है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ मौसम का भी है ऐसा और कई रुकावटें हैं, तो उन्होंने स्ट्रेटेजी थोड़ी सी चेंज की है कि अब उस तरह मुख्तलिफ शहरों में कॉल दे दे, खिताब करे और लोग प्रोटेस्ट करें। इस हवाले से वो देखना चाहते हैं कि लोगों का रद्द-ए-अमल क्या है। और दूसरा ये है कि वो इसके साथ पैरेलल वो जहाँ पे ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उस हवाले से भी जल्द से जुलूसों से तो खिताब करेंगे ना, वो तो भी साथ चलाएंगे। इमरान खान की बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी थी। मेरा अपना ज़ाती ख्याल था कि अभी इमरान को थोड़ी देर और वेट करना चाहिए था, महंगाई के आफ्टर शॉक लग लेने देने, तो फिर मैदान में आते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को बाहर निकालने में कामयाब होते। मैं ये अंदाज़ा कर रहा हूँ कि जितनी महंगाई बढ़ गई है ना, लोग पंजाबी जिनको कहते हैं नक्को नक आ गए। ये बड़ा कामयाब इख्तिजाज होना है और इन्होंने उन्हें इस्लामाबाद जाने से रोका था ना, ये पूरा मुल्क इस्लामाबाद बन जाना है इतवार के रोज़। मैं जो अवामी नब्ज़ चेक कर रहा हूँ ना, वो वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है वो कि बहुत कामयाब, चूँकि महंगाई के बहुत सताए हुए लोग हैं, ये अचानक जो इस किस्म का बम गिरा दिया गया उसके नतीजे में लोग जो हैं वो बाहर निकलने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान लोगों को एक तो बाहर निकालने में कामयाब हो जाएगा और दूसरा वो पूरे मुल्क में शो लगा देगा। हमारा सवाल ये था कि क्या महंगाई के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज करने से महंगाई कम हो सकेगी? तो महंगाई तो कम नहीं होनी, लेकिन एक बात ज़रूर होगी कि हुकूमत पर अवामी दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और हुकूमत 100 दफ़ा सोचेगी आइंदा किसी भी चीज़ की कीमतों में इजाफा करने के लिए या कोई ऐसा इकदाम उठाने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मामला फिर खाना जंगी की तरफ भी जा सकते हैं। अगर इन पे कंट्रोल ना किया, लोगों को मुतमईन ना किया हुकूमत ने, तो मामला बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हो सकते हैं। तो इस एहतजाज से ये ज़रूर होगा कि महंगाई को जो ना ब्रेक लग जाएगी। ये जो स्टाइल आप प्रोटेस्ट है ना, इसमें एक्सेस है लोगों को। अच्छा जी, प्रोटेस्ट पॉइंट तक पहुंचने में एक्सेस है। इस्लामाबाद नहीं जाने, करीबी 2-3 पॉइंट है इनकी हर जगह, जैसे लाहौर में, तो वहाँ तक लोग आसानी से जा सकते हैं, ज़्यादा तादाद में जा सकते हैं। इस्लामाबाद में अगर एक आदमी जाता था तो यहाँ 5-6 वही तो मैं कह रहा हूँ पूरे मुल्क में ये एहतजाज होगा। लेकिन एक बात है कि अब देखना यह है कि इंतज़ामिया इस एहतजाज को किस तरीके से हैंडल करती है, क्योंकि उन्होंने बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगानी है हर शहर में। क्या उनको स्क्रीनें लगाने की इजाज़त दी जाएगी या सर आप इंतज़ामिया को छोड़िए, इसमें इंतज़ामिया के पास इतने अख्तियार, इतनी मतलब वसाइल नहीं है कि हर जगह इतना करे। वो तो आप लोग जा रहे हैं तो उसको रोक सकते हैं, यहाँ आएंगे तो इंतज़ामिया को भी पता चल जाएगा वो कहाँ करे। एक दूसरी बात, जहाँ तक आप महंगाई की बात करते, महंगाई इन्होंने करनी है सर, इनकी मजबूरी है, इनकी ज़िंदगी, इनका इक़्तिदार की जो लाइफ है ना वो महंगाई में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये मजीद महंगाई करेंगे तो फिर मामलात इनके हाथ से निकल जाएंगे, फिर हुकूमत करना इनके लिए इतना आसान नहीं रहेगा। सर इस वक्त 2 तरीके हैं लोगों को आप वार्म अप करने के लिए। एक तो महंगाई के जरिए आप उकसा रहे हैं अपने खिलाफ, और दूसरा इमरान खान उनको जनाब वो वार्म अप कर रहा है। तो इन लोगों ने महंगाई तो इन्होंने करनी है। FATF के ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का नाम निकलना, इससे क्या हमारे जो माशी मसाइल हैं वो कम हो जाएंगे? देखिए जी, ये 2018 में डाला था इनको। FATF जो है ना उसने मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा जो है ना टेररिज्म फाइनेंसिंग जो है ना, इन 2 चीज़ों को हदफ बनाया होता है। उसके बाद जब नई हुकूमत आई, आपको पता है उस हुकूमत ने इस पे कोई कानून साजी की, कुछ तरह का बिल पास हुए, और उन बिल पास होने के बाद फिर वक्तन फ़वक्तन इजलास होते रहे। उसमें लास्ट इजलास में उन्होंने कह दिया था कि ये जो 34 पॉइंट है उसमें 32 पे उन्होंने अमल दरमद मुमकिन बनाया है। लेकिन हमें उम्मीद थी कि 2022 का जो मार्च में था ना कि उसमें निकाला जाएगा, लेकिन उसमें नहीं निकाला, बरकरार रखा गया। इन्होंने तमाम उनके शराइत जो मार्च में हुआ था 2022 का, इसमें तमाम चीज़ें पूरी कर दी थी। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुआ। अब ये है कि इस वक्त उसको मजीद रखने का कोई जवाज़ नहीं बनता है। ये इंतहाई ज़्यादती होगी पाकिस्तान के साथ कि मजीद आप इसको रखें। अच्छा, फ़ायदा क्या होगा? आप देखते हैं कि फिर वो बड़ा क्लोज मॉनिटर करता है वो इदारा, तो उसमें ट्रेड जो अपॉर्चुनिटी उसमें भी इफेक्ट पड़ता है। जी जी। और उसके अलावा लेक ऑफ ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो जाती है।
اس کے علاوہ اور ریٹنگ ہے وہ بھی ڈاؤن گریڈ ہو جاتا ہے, اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہے آپ کے جو وہ افیکٹ ہو جاتی ہے, تو کافی چیز اکانومی آپ کو شرنک کر جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس اکانومی میں بوسٹ ملے گا. یہ اگر آج نکل بھی جاتا ہے نا نام جی, تو اس کے بعد پھر ان کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی, اس میں 6 ماہ لگ جائیں گے, لیکن اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے بیرونی سرمایہ کاری جو ہے نا اس کے دروازے کھل جائیں گے, پاکستان میں لوگ جو ہے بیرونی سرمایہ کاری کر سکیں گے, اور پھر جو بڑے بڑے ادارے ہیں لون دینے والے بھی اور ڈونیشن دینے والے بھی, ان کے راستے بھی کھل جائیں گے, اور پاکستان پھر اپنے ہاتھ پاؤں مار کے چیزیں اکٹھی کر سکتا ہے. ابھی تو پابندی ہے, اس میں ہمیں کوئی ڈونیشن نہیں دیتا جو ہمارے پہ الزامات ہیں, لیکن پاکستان نے 34 کے 34 مطالبات پورے کر دیے ہیں, یہ بات آپ کی درست ہے. ایک دفعہ نکالنے کے لیے حکم جاری ہو جائے, مزید کاروائی جو کچھ انڈیکیٹر ملتا ہے اس کا ریورس پھر نہیں ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کے سارے دروازے ٹریڈ حوالے سے کھل جاتے ہیں. پھر چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور پاکستان کے معاشی مسائل حل ہوں, اور کسی طریقے سے جو ہے عوام کو بھی کوئی سکون کا سانس لینا نصیب ہو. کراچی میں ضمنی الیکشن ہوا ہے, لوگوں نے مسترد کر دیا ہے موجودہ اسمبلی کو, صرف 8% لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے. جی, 8.8% لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. اتنے ووٹ تو کونسلر رہ جاتا تھا, اور کراچی میں آپ کو یاد ہے کہ جیتنے والے امیدوار جو تھے وہ لاکھ, 1.25 لاکھ, 1.5 لاکھ تک ووٹ لیتے رہے ہیں. اس کا مطلب 2-2, 2.5 لاکھ ووٹ پڑتے رہے ہیں ایک حلقے میں. تو اب وہاں جو ہے وہ 10-10, 8-8 ہزار, 10-10 ہزار ووٹ لے رہے ہیں امیدوار. تو ایک تو عوام نے موجودہ اسمبلی کے ضمنی انتخابات کو مسترد کر دیا. دوسرا الیکشن کمیشن کی مجھے سمجھ نہیں آئی, اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ الیکشن کمیشن تو بالکل بے نقاب ہو گئے, ایک حلقے کا الیکشن نہیں وہ کروا سکے. ایک حلقہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے, یہ آپ کی کارکردگی تو یہ ہے. وہاں پہ فسادات ہوتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے, جو کچھ ہوتا ہے, اور آپ 7 مہینے مانگ رہے ہیں. اگر آپ کی یہی رفتار ہے جنرل الیکشن کے لیے تو آپ کو تو 7 سال چاہیے, اس میں تو آپ کا ٹائم جو ہے نا وہ اپوائنٹمنٹ کا بھی ختم ہو جائے گا. یہ نااہلی جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ہے, وہ انتخابات کرنے میں ناکام رہے ہیں یا الیکشن کمیشن کی ہے؟ پہلی جو ہے یہ الیکشن کمیشن, وہ جتنا ڈیمانڈ کرتے ہیں صوبائی حکومت اس کو اتنا دے دیتی ہے, لیکن اس کے علاوہ صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ وہ انتظامات بر وقت کرے. کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری پولنگ اسٹیشن کے اندر ہوتی ہے یا باہر بھی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ سر الیکشن کمیشن کا تو یہ ہے کہ وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں صوبے سے یہ چیزیں چاہیے, وہ تو اندر ہے, لیکن باہر کی ذمہ داری میں تو یہ ہے نا اندر سے بیلٹ باکس اگر اٹھایا جاتا ہے, بیلٹ باکس اگر اٹھایا جاتا ہے اس پہ کون, وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ تو الیکشن کمیشن کی ذمہ داری, دونوں کی ذمہ داری ہے, لیکن اس باہر جو ہے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جی, اس کا مطلب ہے دونوں ناکام ہوئے ہیں. مکمل طور پہ اتنا بڑا نام ہے آپ کا, سکندر, سلطان, راجہ, مطلب ہے کہ ٹائٹل کمبینیشن ہے سارے, اور اگر آپ سے ایک ہلکا نہیں کنٹرول تو جا کر استعفیٰ دے کر چلے جاؤ, اور من پسند جو کوئی پارٹی ہے آپ کی تو اس کا جو ہے آپ وزیر برائے انتخابی موشگافیاں بن جاؤ. واقعی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن پر. ان کے کروائے گئے الیکشن پر نتائج ہیں وہ قبول نہیں کیے جاتے, اس پر بھی سوالیہ نشان ہے. ہمارے ساتھ ہمسائے میں انڈیا کا الیکشن کمیشن ہے, وہ بڑے سموتھ الیکشن کرواتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ نہ تو ان کو شاید اس قسم کا تجربہ ہے, نہ کوئی ان کے پاس اس قسم کے وسائل ہیں, یا یہ ایکسرسائز نہیں کرنا چاہتے. یہ اس کو کس طریقے سے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں یا عوام یا تمام سیاسی پارٹیاں الیکشن کے رزلٹ کو قبول کر لیں؟ کل کا جو الیکشن ہے اس کو آپ کو مثال دیتا ہوں, اتنے فسادات آپ نے کہا جنرل انتخابات میں ہوتی ہیں, یہ تو مکمل ناکامی ہے. اب آپ دیکھیے یہ حکومت اس کو بھی سپورٹ کرے گی اب, کیونکہ یہ حکومت یہ بھی عمران خان پہ ڈالنا ہے کہ عمران خان کا قصور ہے. جی, حالانکہ عمران خان کا تو وہاں کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. یہ ان کا کام یہی ہے. میں تو کہتا ہوں یہ حکومت پتہ کیا کرے, یہ جب بھی کسی چیز کی قیمت کو انکریز کرتے ہیں نا تو وہ سمری پہ عمران خان کا جعلی دستخط بنائیں کہ ان کو تو تجربہ ہے جعلی چیزیں کرنے کا, اور وہ کہہ دے کہ جی عمران خان یہ بھیجا تھا IMF نے ہمیں فکس کیا اس لیے ہم نے بڑھا دی. ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ بنگش صاحب ہو رہی ہے, اگلے ماہ امریکہ کے پریزیڈنٹ مشرق وسطیٰ کا دورہ کر رہے ہیں, اور اس میں اسرائیل, انڈیا, UAE اور امریکہ, یہ 4 ممالک ایک نیا الائنس بن رہا ہے. اس کے پیچھے کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ ہم ابھی انٹروڈکٹری وزٹ کر رہے ہیں, اپنا تعارف شرف کروا رہے ہیں لوگوں کو, جناب ہم نئے وزیر خارجہ سیاحتی دورے پر, اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں دنیا میں اس پر بھی کوئی ہماری نظر, اور اسی وجہ سے سیاحتی دورے پہ, تو اسی وجہ سے میرے خیال میں شہباز شریف صاحب بھی روس نہیں جا رہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں جہاز خالی ہوگا تو میں جاؤں گا. جہاز تو وہ اڑا رہا ہے. یہ صاحب جب سے ابراہیم اکارڈ ہوا ہے اس کے بعد امریکہ کی کوشش ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ایک ملک کو اسرائیل کی طرف لائے اور اسے تسلیم کروائے. یہ جو الائنس ان کا بنا ہے I2U2 انڈیا, I means انڈیا اینڈ اسرائیل, U یونائٹڈ اسٹیٹ مطلب ہے کہ امریکہ, اور 7 یونائٹڈ عرب امارات, 2I 2U.
I2U2 इस अलायंस का नाम है। अब हमें इस चीज़ पे एक तो इनको फूड क्राइसिस के हवाले से वो कर रहे हैं, लेकिन कोऑपरेशन का है। अब देखें ना, जहाँ इसराइल होता है वहाँ तो हम नहीं होते, लेकिन जहाँ इंडिया अगर हो, इंडिया का तो वहाँ कोई इतना खास नहीं बनता है। मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक़ है तो इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात और नहीं, सीधी सी बात है, जहाँ इंडिया की एक्टिविटीज होगी वो सरगर्मियां करेगा, हमारे तो कान खड़े होने चाहिए, हमें तो उस पर नजर रखनी चाहिए। और खास करके मशरिक़ वस्ता पाकिस्तान का सेफ साइड थी, और लेकिन अगर वहाँ भी इंडिया पेनिट्रेट कर रहा है और बहुत खौफनाक तरीके से कर रहा है, तो फिर हमें भी कुछ करना चाहिए। सर ये माला मतलब एक आला सतही इजलास होगा इनका, और वो जो दौरा करे उसमें और बाकायदा तौर पर इसमें क्या कुछ तय होते हैं। हमें भी मुत्तहिदा अमारात और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक के साथ किस किस्म की अलाइंस बनानी चाहिए। गो उसको बड़ी ताकत की सरपरस्ती हासिल हो या ना हो, लेकिन इसमें खामोशी जो है ना, ये हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ हमारी काफ़ी चीज़ें वाबस्ता है। अगर इंडिया वहाँ पेनिट्रेशन उसकी बहुत मजबूत होती है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर लिहाज से, तो हमें तो अपॉर्चुनिटी पर नहीं मिलेगी इतनी। आपको तो जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो भी आपने ज़ाया कर दी है, और पाकिस्तान दोबारा तन्हाई की तरफ जा रहा है। ना आप रिलेशन उस तरीके के रशिया के साथ रहे, ना अमेरिका के साथ रहे, ना चाइना के साथ रहे, ना अरब ममालिक के साथ रहे, पाकिस्तान फिर किस तरह आगे बढ़े? सर आप देखिए, रिविजिट करें अपनी पॉलिसी को। हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी की जो लिस्ट बनाई है ना जी दोस्त ममालिक के साथ, उसमें टॉप पे एक पॉइंट है सिर्फ कर्ज मांगना, या बल्कि कर्ज भी नहीं है, डोनेशन मांगना। बस डोनेशन मांगते हैं। कौमें डोनेशन पे तो नहीं जिंदा रह सकती, बस ये रख रहे हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम तो भाई रवायती लोग हैं, हम तो बच्चों से कर्ज लेकर के गुजारा करते हैं। तो इस तरह मुल्क के लिए भी मेरे ख्याल में कर्ज लेकर भीख मांग करके हम चलाएंगे। मेरी एक तजवीज़ थी, इस मुल्क से जिन लोगों ने पैसा कमाया, जो अरबपति बने हैं, उनमें सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, बिजनेसमैन हैं। देखिए मियाँ मनशा ने पाकिस्तान से ही पैसा कमाया है ना, ठीक है, मलक रियाज ने पाकिस्तान से ही पैसा कमाया ना, आसिफ जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने, और जितने बड़े बड़े सियासतदान और गुर्गे किस्म के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान से पैसा कमाया ना। उनको कहीं चाहिए कि अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो उनसे कर्ज ही ले ले अपने मामलात को चलाने के, और ये एक अरब डॉलर इनके लिए देना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखिए फिटिफ का जो है ना, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी तो है ना पॉइंट इसमें। जी आप अपने मुल्क में देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के कितने केसेस चल रहे हैं। अपने गरीबा में देखिए ना, कम से कम वो जो केसेस चल रहे हैं वो वाइंड अप हो जाए। अगर उन जिन लोगों ने वो लोग भी बाज आ जाए तो मुल्क तरक्की कर सकता है। नाजरीन, प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।